हेलो डियर फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप लोग सभी सही होंगे। सो डियर फ्रेंड्स, स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल कीप लर्निंग विद अमरेश कुमार में। डियर फ्रेंड्स, आज हम स्टैटिक्स का एक मोस्ट इंपॉर्टेंट थ्योरम लेके आए हैं। आपने इस थ्योरम में प्रूव करना है कि जो दो क्वांटिटी हैं आपकी Lx प्लस एम वाई प्लस एन जेड एंड एक्स स्केयर प्लस वाई स्केयर प्लस जेड स्केयर, आपने बताना है कि दोनों की दोनों क्या हैं, यूनिक होती हैं या इनवेरिएंट होती हैं दोनों की दोनों। आप कोई भी एक्सिस लें, ठीक है, कोई भी आप पॉइंट लें, किसी भी आर्बिट्रेरी पॉइंट के रिस्पेक्ट में लें इनको, किसी भी एक्सिस के रिस्पेक्ट में लें या किसी भी एक्सिस के थ्रू लें, तब भी ये यूनिक ही होंगी, ऐसा आपको प्रूफ करना है। इंपॉर्टेंट है। अगर इससे पहले आपने स्टैटिक्स की दूसरे वाली जो वीडियो मैंने बनाई हुई है पहले इससे, वो नहीं देखें तो प्लीज़ जाके उनको देख लें, तब भी आपको वीडियो बहुत अच्छे से समझ आने वाला है। अगर वो देखी हुई है तो बहुत अच्छा है। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, सब्सक्राइब करने के पैसे नहीं लगते हैं। सो डियर फ्रेंड्स, कर लेते हैं भाई। थ्योरम है क्या कि आप ये दिखाएं कि ये क्वांटिटी है आपकी Lx प्लस एम वाई, अगर मैं सिंपल सी भाषा में लिखूं, प्लस एन जेड एंड एक्स स्केयर प्लस वाई स्केयर प्लस जेड स्केयर, ये दोनों के दोनों क्वांटिटी आपको प्रूव करनी है कि दोनों की दोनों क्वांटिटी क्या होती हैं, यूनिक होती हैं। ठीक है, ऐसा आपको प्रूव करना है या इनवेरिएंट होती हैं। तो मैं इसके लिए क्या लेके चलूंगा, ये पता है आपको कि किसी भी सिस्टम ऑफ फोर्स को रिड्यूस किया जा सकता है सिंगल फोर्स आर में और एक कपल जी में। तो मुझे पता है, मैं वही लेके चलूंगा कि लेट अस कंसीडर पॉइंट ओ एंड अ फोर्स आर वेक्टर एक्ट अलोंग ओ ए एंड अ कपल ऑफ मोमेंट जी एक्ट अलोंग ओ बी एंड लेट थीटा बी द एंगल बिटवीन देम। जो मैंने बोला है वो लिखना आपको एग्जाम में। क्या, लेट अस कंसीडर सिस्टम, ये तो पता है आपको कि वी नो दैट सिस्टम ऑफ फोर्स कैन बी रिड्यूस टू अ सिंगल फोर्स आर वेक्टर एंड अ कपल ऑफ मोमेंट जी वेक्टर। एंड नाउ लेट सिंगल फोर्स आर वेक्टर एक्ट एट ओ अलोंग ओ ए एंड कपल ऑफ मोमेंट जी एक्ट अलोंग ओ बी एंड लेट थीटा बी द एंगल बिटवीन देम। उसके बाद इससे जो प्रीवियस वीडियो में मैंने आर्टिकल कराया था उसमें आप ये कर चुके थे कि किसी भी सिस्टम ऑफ फोर्स को आपने ऐसे रिड्यूस किया था, फिर हमने ये दिखा दिया था कि जो जी है ये रिड्यूस हो चुका था डिस्टेंस, ऐसे हमने इसको रिड्यूस कर दिया था एक रेंच में कि ये आर है आपका और इसको यहाँ पे जो कपल है वो क्या आ गया था, रिजोल्व होने के बाद जी कोस थीटा। बच्चे तभी समझ आएगी अगर आपने पिछले वाली वीडियो अच्छे से देखी हुई है, फिर तो बिल्कुल अच्छे से समझ आएगी। तो नहीं देखिए तो प्लीज़ उसको जाके देख लें। तो बस आप ये समझे कि ये कोई भी सिस्टम ऑफ फोर्स है उसको रिड्यूस कर देता हमने एक रेंच में। रेंच क्या होता है, अगर आपका एक्सिस ऑफ कपल और लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स एक ही लाइन पे लाई करे तो आर और जी कोस थीटा जो कपल है आपका वो एक ही लाइन पे लाई कर रहे हैं, तो इसका मतलब क्या है आपका यहाँ पे ये आपका सेंट्रल एक्सिस है या ये आपका रेंच है। ठीक है, इनका यूज करेंगे। अब हमने प्रूव करना है ये कि ये दोनों की दोनों क्वांटिटी है यूनिक। देखो एक्स वाई जेड होते क्या है, तो मैंने यहाँ पे कंसीडर किया कि लेट एक्स वाई जेड बी दी, ये क्या होते हैं डिस्टेंस, बी दी कंपोनेंट ऑफ फोर्सेस। ठीक है, फोर्स आर वेक्टर, फोर्स आर वेक्टर के क्या है, कंपोनेंट है, बी दी कंपोनेंट ऑफ फोर्स अलोंग दी एक्सिस, अलोंग दी एक्सिस। फोर्स आर वेक्टर के जो कंपोनेंट है, अलोंग एक्स एक्सिस एक्स है, अलोंग वाई एक्सिस वाई है, अलोंग जेड एक्सिस जेड है। एंड जो एल एम एन है वो क्या है, बी दी कंपोनेंट ऑफ कपल, कपल के वो भी अलोंग दी एक्सिस। मतलब कपल जो जी कोस थीटा है उसके जो आपके कंपोनेंट्स हैं वो क्या है, एल है, एम है और एन है। ये अलोंग एक्स एक्सिस, ये अलोंग वाई एक्सिस, ये अलोंग जेड एक्सिस। उसके बाद जो पहले वाला जो थ्योरम मैंने पहले वाला आर्टिकल कराया था उस इसी प्लेलिस्ट में, स्टैटिक्स प्लेलिस्ट में सबसे पहली वीडियो जो है पैरेललोपिड ऑफ फोर्सेस, उनमें इनका जिक्र हुआ था। अगर नहीं देखा है तो उस वीडियो को जाके जरूर देख लें, तब आपको अच्छे से समझ आएगा। देखा हुआ तो बहुत अच्छे से समझ आ रहा होगा। तो वो कहता था कि जो आपका डायरेक्शन कोसाइन है, डायरेक्शन कोसाइन ऑफ लाइन ओ ए अगर मैं निकाल लूँ, डायरेक्शन कोसाइन देन डायरेक्शन कोसाइन ऑफ लाइन ओ ए, वो क्या होते थे भाई, ऐसे निकाल लेते थे हम कि भैया एक्स आर बाई है या फिर आपका एक्स बाई आर, वाई बाई आर और आपका
z बाय आर। आर क्या होता था वहां पे कि आर होता था आपका अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, ये आपका आर था डियर स्टूडेंट्स, ठीक है। और सिमिलर वे में आपके जो डायरेक्शन कोसाइन थे ऑफ लाइन, अगर मैं लाइन ओ बी की बात करूं, इसके डायरेक्शन कोसाइन क्या थे भैया, वो थे आपके एल बाई जी, एम बाई जी, एन बाई जी, ठीक है भैया। और जी क्या था आपका, जी था हमारा स्क्वायर रूट ऑफ, सिमिलर वे में एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन। तो कोई बात नहीं, दोबारा एक बार बता दूं मैं आपको, ये क्या है डायरेक्शन कोसाइन ऑफ लाइन ओ बी क्या है, एल बाई जी, एम बाई जी, एन बाई जी, भाई जी हो रहा है भाई, ठीक है, भाई जी इतना भाई जी ना करो, चलो ठीक है। तो जी क्या है यहाँ पे एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर का स्क्वायर रूट। और उसके बाद अगर मैं बात करूँ थीटा क्या है दोनों के बीच का एंगल, तो मैंने एट लास्ट जाना यही है, उसी पे आएंगे, देखना कैसे। तो आपको ये चीज़ पता है डियर स्टूडेंट्स कि अगर आपको किन्हीं दो लाइन के बीच का एंगल निकालना हो और उन दोनों लाइंस के डायरेक्शन कोसाइन हो आपके पास, तो उस एंगल के, उनके दोनों के बीच का एंगल आप फाइंड कर सकते हैं। क्या फॉर्मूला होता है भैया, दोनों के डायरेक्शन कोसाइन की कोरस्पॉन्डिंगली मल्टीप्लाई करके ऐड कर दो कि एक्स बाई आर इंटू एल बाई जी प्लस वाई बाई आर इंटू एम बाई जी प्लस जेड बाई आर इंटू एन बाई जी। अगर मैं फॉर्मूला बताने की कोशिश करूँ आपको, अगर दो लाइन दी हुई हैं जिनके डायरेक्शन कोसाइन L1 M1 N1 है और दूसरी लाइन है उसके डायरेक्शन कोसाइन L2 M2 N2 है, तो दोनों के बीच का अगर एंगल निकालना हो तो कोस थीटा का फॉर्मूला होता है L1 L2 प्लस M1 M2 प्लस N1 N2, ये फॉर्मूला होता है भाई जी, ठीक है। तो भाई जी, अब तो भाई जी चलेंगे फिर हम। यहाँ पे क्या है, इन दोनों को अगर आप प्रोडक्ट करें कोरस्पॉन्डिंगली, मतलब दोनों के बीच का एंगल निकल सकता है कोस थीटा इक्वल टू एक्स बाई आर इंटू एल बाई जी प्लस वाई बाई आर इंटू एम बाई जी प्लस जेड बाई आर इंटू एन बाई जी, ठीक है। तो ये जो एंगल होगा ये दोनों के बीच का एंगल होगा। अब इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करें, दोनों का तीनों का एलसीएम क्या है भाई, आर जी। चलो तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ भैया, एल एक्स प्लस एम वाई प्लस एन जेड, सॉरी एम वाई प्लस एन जेड बाय जी आर, ठीक है भाई, ये है, ये क्या है, और दिस इज इक्वल टू कॉस थीटा। ऐसे अगर मैं कहूँ, ऐसे कह सकता हूँ कि कॉस थीटा किसके इक्वल आ गया, एल एक्स प्लस एम वाई प्लस एन जेड बाई आर जी। तो यहाँ से मैं इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करूँ तो मैं कह सकता हूँ कि जी आर कॉस थीटा किसके इक्वल आ गया, एल एक्स प्लस एम वाई प्लस एन जेड। अब डियर फ्रेंड्स मैं आपको एक मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज बताऊंगा, उसको जरा ध्यान से सुनना। जो सेंट्रल एक्सिस होना है उसके पास दो कैरेक्टरिस्टिक होती हैं। पहली तो क्या है जिसको मैं यूज करूंगा यहाँ पे कि सेंट्रल एक्सिस आप कोई भी निकाल लें, किसी भी तरीके से निकाल लें, किसी भी सिस्टम ऑफ फोर्स के सेंट्रल एक्सिस हमेशा यूनिक आएंगे। यूनिक से मतलब अगर सपोज करो आप 10 स्टूडेंट्स ग्रुप स्टडी कर रहे हैं और 10 के 10 को ये होम असाइनमेंट दे दूं मैं, या वहीं पे असाइनमेंट दे दूं, क्लास वर्क दे दूं कि भाई आपको सिस्टम ऑफ फोर्स, मैंने एक ही सिस्टम ऑफ फोर्स दिया है सबके 10 के 10 को, मैंने सबको कहा अलग अलग बैठ जाओ और इनका क्या निकाल दो आप, सेंट्रल एक्सिस निकाल दो, ठीक है। तो सभी सेंट्रल एक्सिस निकाल के लाएंगे तो सभी के सभी का सेंट्रल एक्सिस ना सेम आएगा, अगर आप सभी सही तरीके से कर रहे हैं, सेम तरीके से। ऐसा कोई भी बच्चा नहीं होगा कि जिन दो का अलग अलग आ जाए। अगर गलत तरीके से किया हुआ तो आ सकता है, क्योंकि आप लोग तो महान है, कुछ भी कर सकते हैं भाई, ठीक है। तो मतलब जनरली याद रखें कि किसी भी सिस्टम ऑफ फोर्स का जो सेंट्रल एक्सिस होता है वो यूनिक होता है। सेंट्रल एक्सिस यूनिक होने का मतलब कि जो लाइन है ये यूनिक आएगी, इसके अलावा कुछ और ऐसे नीचे को नहीं, ऊपर को नहीं, इधर को नहीं, इधर को नहीं, यही लाइन ऑफ एक्सिस जो रहेगी, यही सेंट्रल एक्सिस रहेगी, यही यूनिक रहेगी। इसका मतलब क्या है यहाँ पे भाई समझ लें। तो आपने लिखा जी आर कोस थीटा इक्वल टू एल एक्स प्लस एम वाई एन जेड। जब आपका सेंट्रल एक्सिस यूनिक होता है डियर फ्रेंड्स, तो इसका मतलब तो जो आपका ये जी कोस थीटा होगा और ये आर होगा, ये भी क्या होगा, यूनिक होगा, क्योंकि जी कोस थीटा और आर यूनिक हो गए तभी तो सेंट्रल एक्सिस यूनिक हो गए। ये अलग अलग हो गए तो फिर आपका आंसर डिफरेंट आएगा ना, क्योंकि ये वैल्यू जो एक बार है वो यूनिक है, ये भी आर क्या है, यूनिक है। तो आपने लिखना है सिंस वी नो दैट सेंट्रल एक्सिस यूनिक देयरफॉर जी कॉस थीटा इज यूनिक या इनवेरिएंट, जो भी आपको अच्छा लगे। और एंड आर इज, आगे लिख देते कभी ये वीडियो में ना आए, आर इज इनवेरिएंट या यूनिक, जो भी आपको अच्छा लगे, क्योंकि इनवेरिएंट पूछा है उसने तो इनवेरिएंट लिख दे, ज़्यादा बढ़िया लगेगा। जी कोस थीटा इज यूनिक एंड आर इज यूनिक। अब कहोगे जी ये कैसे प्रूव हुआ, भाई देखो अगर आपका आर इनवेरिएंट है, आर के इनवेरिएंट होने से मतलब
जब कोई नंबर इनवेरिएंट है, कोई चीज इन्वायरमेंट है, तो उसका स्केयर भी इनवेरिएंट होगा, वो भी यूनिक होगा। तो आर यूनिक मतलब उसका स्केयर भी यूनिक। इस आर का स्केयर करोगे क्या आ जाएगा, वही आ जाएगा एक्स स्केयर प्लस वाई स्केयर प्लस जेड स्केयर। आर इनवेरिएंट मतलब प्रूव हो गया कि एक्स स्केयर प्लस वाई स्केयर प्लस जेड स्केयर इज इनवेरिएंट। भैया आर इनवेरिएंट और जी कॉस्ट डिटरमिनेंट, जब यही इनवेरिएंट है, यूनिक है दोनों, तो दोनों की प्रोडक्ट भी क्या होगी, इनवेरिएंट होगी। दोनों की प्रोडक्ट इनवेरिएंट मतलब एल एक्स प्लस एम वाई प्लस एन जेड भी क्या होगा, इनवेरिएंट होगा, यूनिक होगा। तो यही हमें क्या करना था, प्रूव करना था। वीडियो कैसी लगी, पसंद आई या नहीं? अगर पसंद आई है तो लाइक जरूर करके जाएं और ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर अब तक आप चैनल पर नए हैं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें। फिर बता दूं मैं आपको, सब्सक्राइब करने के पैसे नहीं लगते हैं भाई, ठीक है। उसके बाद अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया करें। उसके बाद जो इसके न्यूमेरिकल क्वेश्चंस हैं उनके बारे में डिस्कशन करेंगे और कैसे हम सेंट्रल एक्सिस की इक्वेशन निकालते हैं ये भी हम निकालना फाइंड करना सीखेंगे, न्यूमेरिकली भी और थ्योरेटिकली भी सीखेंगे। और इसके बाद मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत एंड थैंक यू सो मच।